Hello everyone, welcome back to JK Simplified. So let's continue our discussion on economy. हमने 161 क्वेश्चन तक कर लिया था. Let's start with the next question, which is regarding marginal cost of lending rate. ठीक है. सो पहले हम समझ लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग होता क्या है, रेट होता क्या है और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ. सो फ्रेंड्स, 2010 तक इंडियन बैंकिंग सिस्टम में वी यूज टू अडॉप्ट बेस रेट. ठीक है. और बेस रेट का मतलब ये था कि कोई भी बैंक किसी को लोन देता है. ठीक है. सो सपोज इट गिव्स अ लोन टू मी, देवेश. सो बैंक कैन नॉट गिव द लोन लेस देन अ सर्टेन लिमिट. जो इंटरेस्ट रेट वो लोन पे देगा वो एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट से कम नहीं देगा. ठीक है. और ये जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट था ये पहले कहा जाता था बेस रेट को. बेस रेट ने रिप्लेस किया था बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट को. और अब ये क्यों होता है कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट रखना क्यों जरूरी है? ताकि बैंक्स किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, कॉरपोरेट को, बिजनेस को अनड्यू एडवांटेज ना दे. तो एक मिनिमम प्राइस, जो मिनिमम रेट जो है वो बैंक्स को रखना ही रखना है. ठीक है. और इसकी जो बैंक बेस रेट की जो कॉस्ट थी, जो इंटरेस्ट रेट था, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स एंड फंड्स. बैंक्स के पास जितने डिपॉजिट्स आए हैं, वेदर दे आर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स, उनकी जो कॉस्ट, उनकी जो कॉस्ट है, उनको मेंटेन करने की जो कॉस्ट है. ठीक है. सो इसका पर्पस बेसिकली ये था कि बैंक्स को रेट अपना इतना रखना है ताकि वो अपना प्रॉफिट भी इंश्योर कर पाए और ओवरऑल मार्केट की स्टेबिलिटी भी इंश्योर कर पाए. कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एसएलआर एंड सीआरआर, क्योंकि दोनों मेंटेन करने हैं तो बैंक्स को कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी. ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक्स, ब्रांचेस चलानी है, सैलरीज देनी है एम्प्लॉयज को, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, यूटिलिटीज के बिल्स हैं, इन सब की कॉस्ट. और इन्वेस्टमेंट्स यानी कि जो लोन्स वगैरह बैंक ने दिए हैं उनकी कॉस्ट. ठीक है. अब इससे दिक्कत ये हो रही थी कि एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स के कारण आरबीआई जब रेपो रेट चेंज कर रहा था तो उसकी ट्रांसमिशन बहुत लेट हो रही थी इन टर्म्स ऑफ बैंक्स के इंटरेस्ट रेट पे. क्योंकि एवरेज थे, तो सपोज किसी बैंक का 100 करोड़ का डिपॉजिट्स हैं, तो आरबीआई रेपो रेट चेंज करेगा अभी तो उसमें बहुत टाइम लगता था उस 100 करोड़ के डिपॉजिट को, कॉस्ट को मैनेज करके फिर आगे ट्रांसमिट करने में. सो इसीलिए 2016 में आरबीआई केम विद मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स. ठीक है. अब इसमें क्या था कि दो चीजें पिछले से कॉमन थी कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सीआरआर एसएलआर और ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक्स. ऐड क्या हुआ? पहला कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स ने रिप्लेस किया एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स ने. ठीक है. इसका मतलब ये है कि पहले अगर 100 करोड़ पे पूरा उनको कैलकुलेट करना पड़ता था, अब 100 करोड़ पे नहीं करना पड़ेगा. अब जो नए वो लोन देंगे, नए डिपॉजिट्स जो लेंगे, उसके बेसिस पे वो अपने रेट्स डिसाइड करेंगे. ठीक है. सो पुराने का क्योंकि वो बड़ा अमाउंट था तो वहां पे प्रीमियम चेंज होते होते टाइम लगता. यहाँ पे इमीडिएटली प्रीमियम चेंज होगा और नए रोड जो डिपॉजिट्स और लोन्स होंगे वो नए डिपॉजिट्स के बेसिस पे ही आएंगे. ठीक है. प्लस टेनोर प्रीमियम. ठीक है. सो अब एक चीज जो आपको एमसीएलआर के बारे में याद रखनी है कि वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स और फंड्स के बेसिस पे है, प्लस टेनर प्रीमियम अलग है, और बाकी दो चीजें सेम है बैंकिंग रेट पे. 2016 में ये आया था और हर एक महीने ये पब्लिश होता है. ठीक है. बट स्टिल अभी भी वो प्रॉब्लम आ रही थी कि जो मनी ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं, वो नहीं हो पा रही थी. क्योंकि बैंक रेट एमसीएलआर दे आर पुट इंटरनल बेंचमार्क, बैंक के अपने अंदर की पॉलिसीज के ऊपर ही डिपेंड करता है और वहां पे लिंक करने में टाइम लग जाता है. रेपो रेट में चेंज होगा उसके कारण कुछ बैंकिंग के अपने लोन प्रोसीजर में चेंज आएगा, वो काफी लंबा प्रोसेस है. सो आरबीआई ने क्या सोचा कि लेट्स लिंक इट टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क. एक्सटर्नल बेंचमार्क मतलब कि ऐसा एक पैरामीटर जो बैंक के कंट्रोल में ना हो, और जैसे ही उसमें चेंज हो बैंक्स विल हैव टू मेक अ चेंज इन देयर इंटरेस्ट रेट्स. और फॉर एग्जांपल रेपो रेट ऐसा रख सकते हैं कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो रेपो रेट प्लस सम परसेंटेज होगा, प्लस 2% होगा. ठीक है. सो बैंक जब भी रेपो रेट चेंज होगा बैंक को अपना इंटरेस्ट रेट चेंज करना ही पड़ेगा. और 2019 में ये आया और आरबीआई ने कहा कि अब चार तरह की चीजों में से ये बेंचमार्क लिंक कर सकते हैं. रेपो रेट हो गया, 3 महीने का जो गवर्नमेंट टी बिल्स है उनका यील्ड हो गया, 6 महीने का टी बिल यील्ड हो गया, या कोई भी ऐसा बेंचमार्क जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट आपको सुटेबली देता है. ठीक है. सो ये था. अब दिस वाज अबाउट एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट.
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. So which of the following are true statements are true regarding external benchmark rate? Let's see the first statement. Banks will do lending at or above MCLR. हाँ, क्योंकि MCLR जो है इट इज द मिनिमम रेट, हमने पहले डिस्कस कर लिया. इट में इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन CRR SLR, ये भी एक फैक्टर है. इट हेल्प्स इन बेटर ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट एज कंपेयर टू बेस रेट. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो हेयर ऑप्शन वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके, let's see next question. Which of the following statements regarding interest rate linked with external benchmark rate? External benchmark rate can be repo rate or yield on government securities. ये देख लिया हमने, ये सही है. Once repo rate changes the lending rate of change, यहाँ ये भी सही है. Banks are mandated by RBI, mandated यानी कि they have to do it to link the deposits rate and lending rate with external benchmark rate. See, banks को mandate नहीं किया है, यानी कि उनको फोर्स नहीं कर सकते आप. सो दिस आंसर हियर वुड बी बी. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्प्रेड चार्ज ओवर एक्सटर्नल बेंचमार्क. सी, स्प्रेड चार्ज ओवर का मतलब है कि सपोज रेपो रेट, कोई बैंक रेपो रेट के ऊपर 3% के इंटरेस्ट पे आपको लोन्स दे रहा है. कोई बैंक रेपो रेट प्लस 2% पे दे रहा है. कोई बैंक रेपो रेट प्लस 4% पे दे रहा है. ये 2%, 3%, 4% जो है ना, दिस इज द स्प्रेड चार्ज ओवर द एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट. अब ये क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजंस होते हैं कि बैंक को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करनी होती है, अपना सर्वाइवल इंश्योर करना होता है. ठीक है. सो स्प्रेड चार्ज करने के लिए फॉर एग्जांपल इसके फैक्टर्स होते हैं: क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, प्रॉफिट होता है, बिजनेस स्ट्रेटजी होती है बैंक्स की. सो ये सब चीजें डिटरमाइन करती हैं कि बैंक्स के ऊपर स्प्रेड कितना होगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के ऊपर स्प्रेड कितना होगा. ठीक है. लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. इट इज डिसाइडेड बाय बैंक्स. हाँ, ये सही है. द स्प्रेड विल चेंज विद द एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, ये सही नहीं है. इट डज नॉट नेसेसरली चेंज विद एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट. हमने देख लिया कि इस बैंक्स की जो लाइबिलिटीज है, बैंक्स की जो रनिंग कॉस्ट है, बिजनेस स्ट्रेटजी है, प्रॉफिट्स जो सीख कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली दिस चेंजेस. स्प्रेड में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लोन्स. हाँ, ये सही है. ठीक है. सो आंसर हियर वुड बी सी. अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं रिगार्डिंग NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. RBI mandates NBFCs to link their lending rates with an anchor rate. देखिए, ये जो लेंडिंग रेट के साथ करने का प्रोसीजर है, दिस इज रिलेटेड टू बैंक्स, नॉट NBFCs. ठीक है. एंकर रेट बेसिकली एक रेट जिसके साथ में आपको लिंक करना है, ताकि आप जब भी चेंज हो उस एंकर रेट में, तो आपको अपना इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज करना पड़े. ठीक है. काइंड ऑफ लाइक एक्सटर्नल benchmark rate. And MCLR is an anchor rate, no, which acts as an external benchmark rate. See, MCLR anchor rate है, but ये externally internal benchmark rate की तरह act करता है. Okay, so answer here, दोनों statement गलत है, तो answer here would be D. Okay, so let's see the next question. Which of the following could create a hindrance in achieving the objective of inflation targeting by RBI? देखिए, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि inflation targeting यानी कि inflation को एक रिक्विजिट टारगेट के अंदर रखना, ये RBI का काम है. ठीक है. वो 4+-2 का यूजुअली टारगेट होता है, एक्सेप्ट फॉर ईयर्स जहाँ पे किसी क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोविड ईयर्स डबल डिजिट इन्फ्लेशन तक पहुंच गई थी. ठीक है. सो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इन तीनों में से जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, उसको नेगेट कर दे या उसमें एक हिंड्रेंस, एक बाधा क्रिएट करे. ओके. सो फर्स्ट इज गवर्नमेंट डिविएटिंग फ्रॉम फिस्कल रोड मैप. ऑब्वियसली फिस्कल रोड मैप यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है गवर्नमेंट का, अगर उससे भटक जाए तो गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन टारगेट करने में दिक्कत होगी. क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट टारगेट से भटक जाए और ज्यादा पैसे खर्च दे, ठीक है, सो उस केस में इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होगा, जिसके कारण डिमांड ज्यादा होगी और इन्फ्लेशन वुड बी हायर. ठीक है. सेकेंड इज impediments in monetary policy transmission. ये हमने देखा है कि थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस लाइक रेट से रेपो ऑपरेशंस, गवर्नमेंट जो है वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में, और लिक्विडिटी से डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन.
ठीक है। सो अगर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं हो पाए, यानी कि गवर्नमेंट जो रेपो रेट में चेंजेस ला रही है वो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट में रिफ्लेक्ट ना हो, तो उस केस में भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, सी दो पहलू हैं इन्फ्लेशन के, एक सप्लाई साइड होती है, एक डिमांड साइड होती है। अगर सपोज आपके पास डिमांड डिमांड कांस्टेंट रहती है, ठीक है, 100 लोग जितने पैसे खर्च रहे थे एक चीज को खरीदने के लिए उतने ही पैसे वो आज भी खर्च रहे हैं, बट वो पहले जो चीज लेट से 10 बनती थी आज वो 5 बनना स्टार्ट हो गई है। सो सप्लाई कम होने की वजह से उस चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, सो उसके कारण इन्फ्लेशन हो जाएगा। सो सप्लाई साइड बॉटलनेक्स इज ऑल्सो ट्रू एंड आंसर हियर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रैक्टिकल सी चीज है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच आर द फॉलोइंग market plays a major role in transmission of मॉनेटरी पॉलिसी। सी हमने देखा है कि मनी मार्केट जो है दैट इज ऑफ वेरी शॉर्ट नेचर, और बैंक्स को जब लिक्विडिटी चाहिए होती है वो सबसे पहले मनी मार्केट में जाते हैं। ठीक है। सो अगर मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होंगे, कोई भी आरबीआई या कोई भी बैंक ऑपरेशंस क्रिएट करेगा, उसके कारण मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में हमेशा चेंजेस आएंगे। और मनी मार्केट के जो रेट्स हैं वो हमेशा रेपो रेट के आसपास ही रहते हैं, रेपो रेट से लिंक्ड रहते हैं। ठीक है। सो हियर आंसर वुड बी बी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट उतना ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करती है जितना मनी मार्केट करती है, ये इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन मॉनिटरी ट्रांसमिशन? ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन खुद करो, और अगर इसमें डाउट आए देन डू आस्क मी। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइस। इसमें अगर सॉल्यूशन देख लिए पहले खुद सॉल्व करो, अगर सॉल्यूशन में कोई डाउट आता है देन डू आस्क मी। ओके, अब से हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे अपने लेक्चर्स को, ताकि आपको भी एक टारगेट्स मिले जिसके थ्रू आप क्वेश्चन करना चाहें, अदरवाइज दिस सीम्स लाइक अ वन वे स्ट्रीट ओनली। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग statements regarding nominal and real interest rate, real and nominal interest rate. सो देखिए, हमने पहले भी बात की है, नॉमिनल जब वर्ड आ जाता है तो जितना रियल होता है प्लस इन्फ्लेशन आ जाता है। सो ये किसी में भी हो सकता है, जीडीपी के केस में भी यही होता है और इंटरेस्ट रेट के केस में भी यही होगा। सो अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। रियल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव टू इनकरेज सेविंग्स एंड रिड्यूस कंजम्पशन। सो अगर रियल इंटरेस्ट रेट लेट्स से नेगेटिव होगा तो लोगों को जो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट्स में मिलेगा दैट वुड बी लेस देन इन्फ्लेशन। ठीक है। सो इस सिनेरियो में आप खुद सोचिए कि आपको आपको इन्फ्लेशन मार्केट में 7% है और आपको बैंक में इंटरेस्ट रेट 6% मिल रहा है, तो आप क्यों अपना पैसा बैंक में रखना चाहेंगे? ठीक है, विल से कि ठीक है मैं कंजम्पशन कर लेता हूँ, मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ, मैं ऐसा ऐसा एसेट खरीद लेता हूँ जो मुझे ज्यादा फायदा देगा एज कम्पेयर टू बैंकिंग। ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेटमेंट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव टू अट्रैक्ट सेविंग्स इन बैंक। हाँ ये तो है ही है ऑब्वियसली, क्योंकि नॉमिनल इंटरेस्ट अगर नेगेटिव हो गया सो उस केस में लोगों के पास इंसेंटिव कोई रहेगा ही नहीं। ठीक है, और लोग चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, ज्यादा से ज्यादा खर्चें, जैसा कि काफी सारी कंट्रीज का इकोनॉमिक मॉडल जिस पे बेस्ड होता है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रियल इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सही नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं रहता। ठीक है, इंटरेस्ट रेट काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, इसमें नेगेटिव होने के ज्यादा चांसेस है जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। सो हेयर आंसर वुड बी 1 and 2। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स में लीड टू इंक्रीज इन सेविंग्स इन द इकोनॉमी? सी सेविंग्स हम तब करेंगे जब बचाना हमारे लिए फायदेमंद होगा, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट्स है इकोनॉमी में वो ज्यादा होंगे। ठीक है। सो लेट्स सी कौन सा फैक्टर्स हो सकते हैं। पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट, हाँ बिल्कुल होगा। लो इन्फ्लेशन रेट, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगी यानी कि आपके पास एक तो बचेगा भी पैसा ताकि आप बैंक में डिपॉजिट कर पाएंगे। राइज इन पर कैपिटा इनकम, ऑब्वियसली। ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बेसिकली हो गए फॉर एग्जांपल
जो नए तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुलते हैं, बैंक्स खुलते हैं, पेमेंट बैंक्स खुलते हैं, ऑनलाइन बैंक्स खुलते हैं, नियो बैंक्स खुलते हैं, ये हेल्प करते हैं टू इंक्रीज डिजिटल लिटरेसी और सेविंग हमारे लिए आसान बनाते हैं। ठीक है, सो हियर अगेन आंसर वुड बी डी। अब क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन्फ्लेशन। हमने पहले भी इन्फ्लेशन को ब्रीफली देखा है। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं। फर्स्ट इज रिगार्डिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम। सो इन्फ्लेशन प्रीमियम बेसिकली मीन्स कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बैंक से, एचडीएफसी से सिक्योरिटीज खरीदता हूँ, कोई एक एफडी करवाता हूँ, ठीक है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है लेट्स से 10%, और मार्केट में इन्फ्लेशन जो है दैट इज 6%, तो मुझे रियल रिटर्न जो है दैट दैट आई एम गेटिंग इज 4%। ठीक है, अब अगर मुझे लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो 8% हो जाएगा या 9% हो जाएगा, तो उस केस में मैं बैंक को बोलूंगा कि मैं आपके पास पैसा है, लंबे टाइम के लिए पार्क कर रहा हूँ और एक बड़ा अमाउंट पार्क कर रहा हूँ, सो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए टू बीट इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि बैंक को भी आपका पैसा चाहिए, जिसकी वजह से वो बैंक या फिर कोई कंपनी हो सकती है, उनको पैसा चाहिए ताकि वो इन्वेस्ट कर सके आगे, ताकि वो डिपॉजिटर्स को वापस दे सके, ताकि वो लोन्स दे सके। ठीक है, सो ये जो प्रीमियम आप चार्ज करते हैं उनपे ओइंग टू पोटेंशियल इन्फ्लेशन इन द फ्यूचर। ठीक है, सो इसका आंसर होगा सी, इट इज द हायर रिटर्न दैट इन्वेस्टर्स डिमांड इन एक्सचेंज फॉर इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन रिस्क। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी जनरली लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। महंगाई बढ़ना, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, आई थिंक ये आपको क्वेश्चन खुद करना चाहिए। ठीक है, अगेन एनी डाउट डू लेट मी नो, बट ये क्वेश्चन, ये दोनों डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन और रियल इंटरेस्ट रेट के कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। दिस क्वेश्चन यू मस्ट डू योरसेल्व्स। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विडिटी ट्रैप। सो लिक्विडिटी ट्रैप फ्रेंड्स वो सिनेरियो है जब इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत नीचे है, रिसेशन लाइक सिनेरियो है, और सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई इंक्रीज करना चाहता है। ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी यानी कि डिमांड इंक्रीज होगी, तो डिमांड इंक्रीज होगी उसके कारण इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज होगी। बट ऐसी हालत पहुंच चुकी है इकोनॉमी की जहां पे इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले ही क्लोज टू जीरो है, यानी कि मिनिमल इंटरेस्ट रेट है, इससे कम आप कर ही नहीं सकते, और आपको ग्रोथ भी करनी है, इंक्रीज करनी है, आप चाहते हैं कि डिमांड इंक्रीज हो जिसके कारण ग्रोथ इंक्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ इंक्रीज होगी और इकोनॉमी की जो व्हील्स हैं दे विल स्टार्ट टर्निंग। सो ये सिनेरियो है। अब लेट्स सी द स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट विल बी वेरी लो, ये हमने देख लिया। पीपल एंड बिजनेसेस बोथ विल होल्ड ऑन टू देयर कैश एंड डोंट स्पेंड। सी, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ही लो है, ठीक है, और आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, और आप बैंक में जमा करवाएंगे तो उसकी गारंटी भी नहीं है वापस मिलेगा, और इस सिनेरियो में ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। ठीक है, यील्ड्स ऑन बॉन्ड्स विल बी वेरी लेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करने वाले लोग ही बहुत कम होंगे। ओके, और हमने पहले भी देखा कि जो बॉन्ड यील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। फॉर्मूला अगेन बेसिक्स अगर याद होंगे आपको तो आप ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट को सीधे सीधे ट्रू कर पाएंगे। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स इंक्रीजेस। हाँ, सेविंग डिमांड डिपॉजिट्स हो गया, जो सेविंग अकाउंट सिंपल हम खुलवाते हैं। ठीक है, सो लोग ज्यादा लंबे टाइम के लिए फिक्स नहीं करवाना चाहेंगे, बट डिमांड डिपॉजिट्स की डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप हार्ड कैश अपने पास सभी नहीं रख सकते, यू वुड प्रेफर कि आप जो सेविंग अकाउंट है उसमें रखें, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। सो आंसर हियर वुड बी अगेन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो पैसा दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं किसी को 100 रुपए का पैसा दे रहा हूँ और मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे 105 रुपए वापस देगा, बट इन्फ्लेशन के कारण उस 105 रुपए की वैल्यू अगेन 100 रुपए के बराबर होगी, तो मुझे तो बेनिफिट नहीं होगा, दिस वुड बी इनकरेक्ट। इन्फ्लेशन बेनिफिट डेटर्स, हाँ, क्योंकि उन्होंने फिक्स्ड, अब जो जिसने मुझे 105 रुपए देने थे वो अल्टीमेटली दे तो 100 रुपए की बराबर की
पैसे रहा है ना, सो उसको फायदा होगा। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर्स नहीं, अगेन जहां पे भी आपने कोई फिक्स्ड रिटर्न्स पे चीज रखी है ना, वहां पे आपको नुकसान होगा। गोल्ड आपने रखा है तो इन्फ्लेशन के कारण नुकसान होगा। डिपॉजिटर्स जो हैं, बैंक में डिपॉजिट्स हैं, उनको भी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है वो जितनी है उतने पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी फ्यूचर में। ओके, सो ये याद रखना है कि इन्फ्लेशन के केस में जो भी आपने एक फिक्स्ड अमाउंट रखा हुआ है दैट लूजेस आउट। फिक्स रिटर्न्स जो है वो हमेशा कम पड़ेंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ गए, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। सी, अब ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये दोनों सही हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर्स द इन्फ्लेशन राइजिंग ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटीज इन द इकोनॉमी। जो भी हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से लेके, फ्यूल से लेके, एलपीजी से लेके, सर्विसेज से लेके, मिल्क प्रोडक्ट से लेके, शैम्पू, एफएमसीजी प्रोडक्ट से लेके, सब की जो कॉस्ट में इंक्रीज हो रहा है दैट इज इंक्लूडेड इन हेडलाइन इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन में हम जो चीजें हैं विच आर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, यानी कि जिनकी प्राइसेस बहुत तेजी से चेंज होती है, दैट इज फूड एंड फ्यूल आइटम्स, वी इग्नोर देम। ठीक है, सो आंसर हियर वुड बी सी, बोथ 1 and 2। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेशन देन व्हाट विल डिक्रीज। ओके, अगर एक कंट्री इन्फ्लेशन इंक्रीज एक्सपीरियंस कर रही है तो क्या डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन आप करिए। अगर इसमें डाउट आता है देन डू आस्क मी, मैं डेफिनेटली इसको करूंगा। आप बट इसको आप पूछिए एक बार, सोचिए एक बार कि क्या होगा। Which of the following will be outcome if an economy is under inflationary pressure? Inflationary pressure यानी कि इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सो डोमेस्टिक करेंसी हेड्स फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है, सी इन्फ्लेशन का जो है ना वो डायरेक्ट रिलेशन है डिप्रिसिएशन के साथ में। इन्फ्लेशन होगी तो करेंसी डिप्रिशिएट करेगी। क्यों? क्योंकि करेंसी, इन्फ्लेशन से हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहते, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस लूज होती है, जिसके कारण करेंसी की डिमांड जो है वो कम हो जाती है और करेंसी डिप्रिशिएट करती है। एक्सपोर्ट्स बिकम लेस कॉम्पिटिटिव विद इंपोर्ट्स गेटिंग कॉस्टली, ये भी हमने देख लिया। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज करती है विद इन्फ्लेशन, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है इकोनॉमी में वो ऊपर जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इंटरेस्ट ऊपर जाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। दिस इज क्वाइट सिंपल, ये भी आप देख लीजिए, डाउट होगा तो डू लेट मी नो। द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी अफेक्ट्स द फॉलोइंग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है, मनी सप्लाई क्या क्या को इफेक्ट करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को करेगा, हाँ। अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगा उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आरबीआई जो हो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आर प्राइस लेवल, हाँ। इन्फ्लेशन, आउटपुट, हाँ। क्यों? क्योंकि डिमांड अगर ज्यादा होगी तो आउटपुट भी बढ़ानी पड़ेगी। ओके, एंड हेयर इज डी। और आउटपुट एक तरह से और होती है कि पैसा अगर इकोनॉमी में ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, तो उस केस में भी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो भी इंक्रीज करेगी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज कैन सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि जो लॉन्गर पीरियड के लिए सस्टेन की जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है वो डेवलपमेंट जो ऐसी किसी कॉस्ट पे ना आए जिससे हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, सो कौन सा ऐसा सिनेरियो है? देखिए, लो एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली हो गई, ये तो हमारी बेसिक इन्फ्लेशन टारगेटिंग का भी एक फैक्टर है। डिफ्लेशन, गैल्पिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये तीनों एक्सट्रीम टर्म्स हैं तो ये तीनों नहीं होंगे। आंसर वुड बी 2 ओनली। और डिफ्लेशन वो एक सिनेरियो है जब प्राइसेस इकोनॉमी में गिरना शुरू हो जाते हैं। अब प्राइसेस गिरना शुरू हो जाते हैं तो लोग जो हैं वो खरीदते नहीं है चीजें, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें और सस्ती होंगी। फॉर एग्जांपल, आप एक कार लेना चाहते हैं जो आज 10 लाख रुपए की है और सडनली उसकी कीमत 20,000 कम हो जाती है, और उसके एक हफ्ते बाद 10,000 और कम हो जाती है, एक हफ्ते बाद 20,000 और कम हो जाती है। सो आप वो कार खरीदोगे नहीं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कार और सस्ती होगी। ठीक है, जिसके कारण डिमांड एकदम नीचे चली जाती है। ओके, और उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हर्ट होती है। सो दिस वुड बी इनकरेक्ट। गैलपिंग इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब ये इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following are the reasons that make a moderate level of inflation good for the economy? See again, ये आपके लिए सेल्फ वर्क है, होमवर्क भी नहीं कहूंगा मैं, इसको आपको मेंटली सॉल्व करना है. डाउट्स I'll address them later. Consider the following statements regarding economic facing deflation. Deflation हमने देख लिया कि reduce in the level of prices reduce हो रही हैं. So companies defer their investment, ये हमने देख लिया क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर में जाके प्राइसेस और कम होंगे. पीपल डिफर देयर एक्सपेंडिचर्स, हाँ. डिमांड डिक्रीजेस, हाँ. अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, हाँ, क्योंकि डिमांड डिक्रीज हो रही है तो आउटपुट भी डिक्रीज होगी क्योंकि कंपनीज नहीं बनाना चाहेंगी और चीजें, फिर इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है तो उसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी कम जनरेट होगी. स्टैगफ्लेशन विच occurs in which of the following scenario? See, stagflation is a term that is a combination of two terms, stagnation plus inflation. यानी कि ये वो सिनेरियो है जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लो है और इन्फ्लेशन हाई है. ठीक है. सो अब देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगर हो रही है बट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ सफिशिएंट है, सो उस केस में स्टैगफ्लेशन नहीं होगा. स्टैगफ्लेशन तब होता है जब ग्रोथ स्लो है जिसके कारण सप्लाई जो है दैट रिड्यूसेस, और सप्लाई रिड्यूस होने का मतलब है कॉस्ट चीजों की बढ़ जाएगी, दैट इज कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन. ठीक है. आंसर हियर वुड बी बी. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सप्लाई साइड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन? सप्लाई साइड में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन? ठीक है. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज होंगे तो उसके कारण सप्लाई साइड के रीजंस नहीं हो सकते. ठीक है. वो ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके कारण सप्लाई डिसरप्ट हो जाए. फॉर एग्जांपल कोविड के कारण सप्लाई डिसरप्ट हो जाए, यूक्रेन क्राइसिस के कारण वीट वगैरह की सप्लाई डिसरप्ट हो गई थी काफी देशों में. तो उसके कारण जो इन्फ्लेशन होता है वो सप्लाई शॉक्स के कारण सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन कहते हैं या फिर सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कहते हैं. ठीक है. सो अब एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज होंगे तो डिमांड फॉरेन बायर्स से इंक्रीज हो रही है, दैट इज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ठीक है. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर हो रहा है तो उस केस में भी लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोग ज्यादा चाहेंगे, दैट इज अगेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इंक्रीज इन क्रेडिट ज्यादा क्रिएट होगा तो अगेन डिमांड इंक्रीज होगी. सो आंसर हियर वुड बी डी, नन ऑफ द अबव. कॉजेस क्या है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के? अगेन सेल्फ वर्क. बेसिक क्वेश्चन, हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया है, सोचिए इसके बारे में. इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी, इट विल, अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया यानी कि लोगों को लोन जो है वो सस्ते दामों पर मिलेगा. डिक्रीज द कंजम्पशन इन द इकोनॉमी, नहीं, अगर लोन सस्ते दामों में मिलेगा तो कंजम्पशन क्यों कम होगी, वो तो इंक्रीज करेगी. इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. इसका भी कोई एज सच डायरेक्ट लिंक नहीं है. थर्ड, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. यस, अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उसके कारण इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी. बैंक्स लोन जो है सस्ते दामों में देंगे तो पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग. ठीक है. सो आंसर हियर वुड बी सी. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. हाई आउटपुट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हाई आउटपुट लीड्स टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट. ये कोई कोरिलेशन नहीं है. हाई आउटपुट अगर लेबर इंटेंसिव सेक्टर में है तो दैट विल लीड टू लेस अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सो ये स्टेटमेंट लॉजिकली एक फैलेसी है. हाई अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हाई इन्फ्लेशन, नहीं, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो डिमांड जो है दैट वुड बी लो. ठीक है. सो इस केस में इन्फ्लेशन नहीं होगी. आंसर हियर वुड बी डी. लॉजिकली अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया और उसके बाद लॉजिकली आप सोच रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, consider the following statements in the context of inflation. Okay. अब एक नई टर्म आ गई, ओवर हीटिंग इकोनॉमी. ओवर हीटिंग इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो जिसकी ग्रोथ रेट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई है और वो लंबे पीरियड के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगी. ठीक है. उसकी ग्रोथ रेट हो रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है फॉर सम रीजन, ऐसे फैक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल बाहर से पैसा आ रहा है, कोई एक्सटर्नल नेशन उसको पुश कर रहा है. ठीक है. देयर हैज बीन सम रिसोर्स दैट हैज बीन डेवलप्ड बट वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा. ठीक है. सो वो अनसस्टेनेबल रेट है. ओके. सो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट.
Second is increasing interest rate by RBI is the most effective in case of demand pull inflation rather than in cost put inflation. सी हाँ, क्योंकि अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो उससे डायरेक्टली जो पैसा लोगों के पास जा रहा है वो कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। सो डिमांड इकोनॉमी की आप कर सकते हैं, बट जबकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, जो वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स की वजह से होती है, दैट इज रेयरली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। ओके, सो आंसर हियर वुड बी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिसइंफ्लेशन के बारे में है। डिसइंफ्लेशन इज डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिमेन्स पॉजिटिव, दिस इज करेक्ट। डिफ्लेशन इज जनरल डिक्रीज इन प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन रेट इज नेगेटिव, ठीक है। सो अब डिसइन्फ्लेशन में क्या हो रहा है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, दैट इज डिक्रीजिंग, बट वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल आज 7% इन्फ्लेशन है और अगले साल 6% इन्फ्लेशन होगी, उससे अगले साल 5% इन्फ्लेशन होगी। अब इन 3 सालों में इन्फ्लेशन कम हो रही है बट इट इज स्टिल पॉजिटिव, सो ये होगा डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। और अगर सपोज इन्फ्लेशन का रेट ही नेगेटिव चलना शुरू हो जाए, यानी कि जो चीजों की कीमत है, अब इस केस में, पहले केस में क्या हो रहा था, जो चीज आज 50 रुपए की मिल रही है, कल वो लेट से 55 की मिलेगी, उसके अगले साल 58 की मिलेगी, उसके अगले साल 61 की मिलेगी। सो साल दर साल जो प्राइसेस का है वो इंक्रीज हो रही है, बट रेट ऑफ इंक्रीज इज डिक्रीजिंग। इस केस में होगा प्राइसेस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल आज 50 का था, कल 48 का होगा, उसके बाद 46 का होगा, फिर 43 का होगा। सो इस केस में जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज नेगेटिव and here it is deflation. So answer would be both 1 and 2. Reflation एक और टर्म आ गई, देखिए सब टर्म्स हम पढ़ते जा रहे हैं जो आपको नोट्स के रेफर करना पड़ता। सो काफी क्वेश्चन जो आ रहे हैं कि कौन से नोट्स रेफर करें, अगर आपने ये नोट्स अच्छे से कर लिया तो ट्रस्ट मी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द टर्म रिफ्लेशन ऑफ इकोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस। रिफ्लेशन का मतलब है कि इकोनॉमी डिफ्लेटेड है, इकोनॉमी में प्राइस राइज बिल्कुल जीरो है और उसको चलाना है फिर से, ठीक है। सो पहला, फिजिकल स्टिमुलस टू एक्सपैंड द आउटपुट, दिस इज करेक्ट। इट ट्राइज टू कर्ब द इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन, ये हमने पढ़ लिया। मॉनेटरी स्टिमुलस बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट, हाँ अगर इकोनॉमी में पैसा डाल के इकोनॉमी को फिर से चलाना है तो दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ मॉनेटरी स्टिमुलस जो आरबीआई करेगा और इकोनॉमी में पैसा पुश करेगा। सो हियर अगेन आंसर वुड बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डिसइंफ्लेशन, ये आप खुद करेंगे जी, ये सेल्फ वर्क है, हमने डिस्कस कर लिया है ये चीज है, ठीक है। सो इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो आप बताइए अगर आपको ये लंबे लेक्चर्स पसंद है या फिर छोटे लेक्चर्स की तरफ तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि लंबे लेक्चर्स करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा और छोटे लेक्चर्स में आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है आई थिंक वो ज्यादा रहेगा। सो प्लीज ये भी एक फीडबैक हमें दीजिए। अगेन, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड एनवायरनमेंट का भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो गया है, उसको भी देखिए। सो थैंक यू।